So once again, very good evening. Today we are going to discuss the topics with the laws. कौन कौन से लॉ हैं केमिस्ट्री के, और ख़ास तौर से वो सारे लॉ जो केमिस्ट्री में अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपके बेसिक्स में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इन लॉज में से जो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो तो कुछ ऐसे हैं कि एवरी ईयर ना केवल क्लास 11th के लिए इम्पोर्टेंट हैं, हर साल के फाइनल एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले, बल्कि इनडायरेक्टली ये क्लास 12th के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बेटा इन जितने भी लॉ हम देखेंगे उनमें से सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहला लॉ है कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये पहला लॉ है बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है, इस चीज को भी अपन को देखना होगा। सबसे पहले जैसा कि नाम आप देख रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही मास को क्रिएट किया जा सकता है। सिर्फ मास के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को बनाया जा सकता है। और आप इसको लिख सकते हैं कि इन अ फिजिकल और केमिकल चेंज, इन अ फिजिकल और केमिकल चेंज, कोई भी फिजिकल चेंज होगा या कोई भी केमिकल चेंज होगा, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का टोटल मास बनेगा उस केमिकल या फिजिकल चेंज में, इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। इसको आप कॉपी कर लें। इसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। मतलब पहले समझ लो कि कोई भी अपने पास रिएक्टेंट है A प्लस बी, और इसने रिएक्शन करके बना दिया AB। ठीक है बेटा, AB बना दिया, तो जो मास A और B का होगा, क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, यही मास बिल्कुल सेम एग्जैक्टली उतना ही मास किसका होगा? प्रोडक्ट का होगा। मास में कोई भी अंतर नहीं आएगा। लेकिन एक बात को याद रखना है कि जब हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं और किसी रिएक्टेंट से कोई भी अपन ने प्रोडक्ट बनाया, तो जब आपने किसी रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसमें एक बात को याद रखना है कि जो रिएक्शन आप लिखें वो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। अगर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। सो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि जो भी रिएक्शन आप इसमें दिखा रहे हैं, दैट रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। हर हाल में उस रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए। एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पर, और उसको अपन प्रूव करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास यहाँ पर लागू होता है अथवा नहीं होता है। एक कंपाउंड लिखा CaCO3, इसको हीट किया तो ये टूट गया COO एंड CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब जरा इसका मास निकाल, तो आपको पता है कि कैल्शियम का होता है 40 एटॉमिक मास, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। इसका निकालेंगे तो 40 प्लस 12 प्लस 16
इंटू 3, क्योंकि O कितने टाइम आया है, 3 बार, तो ये हो जाएगा 16 3 जा 48 प्लस 12 प्लस 40 100 हो गया। कितना हो गया, 100। अब जरा इस तरफ आ जाइए तो कैल्शियम का फिर से 40 40 और ऑक्सीजन का 16 56 हो गया। अब बचा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का देख लीजिए, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो 16 2 जा 32 और 12 हो गया 44। कितना हो गया बेटा, 44। अब जरा देखो, अगर आप 56 और 44 को जोड़ रहे हो तो क्या 100 आ रहा है, निश्चित आ रहा है। 56 और 44 को अगर अपन जोड़ दें, यानी जो अपने पास प्रोडक्ट बना उसका टोटल मास रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर हो जाएगा। ये देख लीजिए आप, 100 इधर आ रहा है तो 100 ही उधर आ रहा है, लेकिन मैंने शर्त एक बताई है बच्चों आपको कि रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप इस लॉ को फॉलो नहीं कर सकते। अब आप देखिए रिएक्शन क्या यहाँ पर बैलेंस है, Ca1 Ca1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2 प्लस 1 ये 3, कार्बन बराबर, यानी रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। और यहाँ पर रिएक्टेंट के जो ये जो मास आया है इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट एज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो 100 ग्राम। यहाँ पर CaO को क्विक लाइम भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, CaO को क्या कहते हैं, क्विक लाइम। इसको नोट कर लो पहले आप इतना सा, थोड़ा जल्दी। डन बेटा, हो गया होगा अब तो। सर हो गया। हाँ जी, चलिए एक एग्जाम्पल इसका और देखते हैं। एग्जाम्पल नोट करिए, AgNO3 प्लस NaCl फॉर्मिंग AgCl प्लस NaNO3। अब इसमें पहले तो आप ये देख लीजिए कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। हाँ जी, रिएक्शन तो बैलेंस है, देख लीजिए आप, एक सिल्वर आ रहा है, एक सिल्वर, NO3 एक, NO3 एक, Na यहाँ पर एक, Na वहाँ पर एक, Cl इस तरफ तो Cl इस तरफ, रिएक्शन तो पूरी तरह बैलेंस है। AgNO3 का अगर मैं आपको मोलर मास बता दूं कि 170 है, NaCl का मोलर मास निकालना पड़ेगा, Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5। ठीक, तो अगर 23 और 35.5 को आप ऐड कर दें तो आ जाएगा 58.5, ये आ जाएगा। AgCl का होता है जो टोटल मोलर मास है 143.5, ठीक है, ध्यान देना। सो ये AgCl का 143.5।
बचा NaNO3 का। तो या तो ऐसे करो कि एक 170 और 58.5 को जोड़ के ये माइनस कर दो, 170 58.5 इनको जोड़ के जो आंसर आए उसमें से 143.5 को अगर आप माइनस कर देंगे तो इसका बचेगा कितना, 85। अब देखो आप, अगर आप इसको और इसको जोड़ दें तो कितना आ रहा है, 5 8 228.5, ठीक, 228.5। और अगर आप इनको जोड़ दें 143.5 एंड 85, जोड़िए 5 8 2 और 2, ये देखिए आप 228.5 उधर आ रहा है और 228.5 इधर आ रहा है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव्ड है कि जितना रिएक्टेंट का अमाउंट है, ये वाला बेटा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो प्रोडक्ट के बराबर है, और यहाँ पर ये प्रूव हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये प्रूव हो गया। चलिए अब एक अपन यहाँ पर सवाल करते हैं, क्वेश्चन नोट करते हैं और कोशिश करते कि उसका आंसर आता है। इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ। डन, रफ कर दूं अभी एग्जाम्पल। यस सर, हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और देखते हैं कि आप में से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू 15 ग्राम एसिटिक एसिड। कितना है, 6.3 ग्राम। ये आपको एक सब्सटेंस दिया है, नीचे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, 6.3 ग्राम, ठीक। 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 इज मिक्स्ड या फिर ऐड किया गया है किसके अंदर, एडेड टू 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH सॉल्यूशन, इसके अंदर इसको ऐड किया गया है भाई, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इज अलाउड टू एस्केप। क्या किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलाउ किया गया है टू एस्केप, कि आप बाहर चले जाइए, उड़ गई बाहर जाकर के। द वेट ऑफ द सॉल्यूशन लेफ्ट 18 ग्राम। द वेट ऑफ द सॉल्यूशन लेफ्ट 18 ग्राम। कितना मिला, 18 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड। कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई, व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। ये है क्वेश्चन, बहुत सरल सवाल, बहुत इजी क्वेश्चन, 1 मिनट में आने वाला आंसर इसका। तो पहले आप ये देखो कि क्या कह रहा है, कि एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी बेटा, कि बेकिंग सोडा को एसिटिक एसिड में उसने क्या किया, मिक्स कर दिया। बेकिंग सोडा को एसिटिक एसिड में मिक्स कर दिया,
जब बेकिंग सोडा को एसिटिक एसिड में मिक्स किया तो रिएक्शन हुई होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना होगा। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उड़ जाने दो, ठीक है उड़ जाने दिया, और जो कह रहा उड़ गई उसका वजन बताओ अब। तो देखो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, NaHCO3 मिक्स हो रहा है किसके साथ, CH3COOH के साथ। जब ये दोनों मिक्स हो गए तो यहां पर क्या बना, CH3COONA। CH3COONA प्लस H2O और प्लस CO2। दिख नहीं रहा तो नीचे लिख दे रहा हूं, और ये गैस है तो ये गैस बन गई, ये बच गया सॉल्यूशन। CH3COONA और H2O का सॉल्यूशन बच गया। NaHCO3 कह रहा है 6.3 ग्राम है, एसिटिक एसिड कह रहा है 15 ग्राम 15 ग्राम। कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई उसके बाद जो सॉल्यूशन बचा वो 18 ग्राम बचा। कितने ग्राम, 18 ग्राम बचा। तो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास बताओ, व्हाट इज द मास ऑफ CO2। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 15 और 6.3, तो 3 ये बन गया 21.3। ठीक है, अगर अपन इन दोनों को जोड़ दें कितना बन गया, 21.3। तो अपन ने 6.3 और 15 को जोड़ा, ठीक है बेटा, इतना बन गया। इसके बाद यहाँ पर क्या क्या बचा अपने पास, देखिए बेटा ये 18 ग्राम तो यही बच गया, देखो क्या 18 ग्राम तो यही लिखा, CO2 को यहाँ से हटा देता हूँ, 18 ग्राम नीचे लिख दे रहा हूँ, प्लस कर देता हूँ x ग्राम CO2। तो अगर आप 6.3 प्लस 15 बराबर क्या हो जाएगा, 18 प्लस x ग्राम। देखो बेटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए मुझे, 18 प्लस x ग्राम। तो अगर आप 6.3 प्लस 5 को जोड़ के 18 को माइनस कर देंगे तो आपको x मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप इन दोनों को जोड़ करके 18 को माइनस कर दीजिए तो मिल जाएगा 3.3 ग्राम आंसर। इन दोनों को जोड़ना है, 18 को माइनस करना है, मैंने बताया था देखो 6.3 इसमें जोड़ देना है 15 को, ठीक, तो 3.3 6 5 11 1 2 21.3 में से 18 को माइनस कर दीजिए तो कितना बच गया, 3.3। ये देखिए तो 3.3 ग्राम क्या आ गया अपने पास, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वो कह रहे थे कि जो एस्केप हो गई उसकी वैल्यू बताओ, दैट इज़ 3.3 ग्राम। कॉपी कर लो ठीक से इसको। हो गया बेटा, यस सर। चलिए शाबाश। चलो अब इसको रफ कर देते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एक हम लोगों ने देख लिया, कंजर्वेशन ऑफ मास, और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। इसी तरह से एक और छोटा सा रूल है इसी का, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। बस दोनों में अंतर इतना है कि उसमें मास बराबर था और इसमें एनर्जी बराबर है। तो क्या लिखेंगे? द टोटल सम ऑफ द मास एंड एनर्जी, लिख दे रहा हूँ, द टोटल सम ऑफ द मास एंड एनर्जी। अब टोटल सम, जो भी केमिकल रिएक्शन में आप कर रहे हैं उसका टोटल अमाउंट्स, टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल चेंज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या? ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल चेंज ऑलवेज कांस्टेंट। बदलते नहीं हैं, फिक्स रहते हैं, बिल्कुल फिक्स रहते, इसलिए याद रखना है। बस इतना ही केवल आप याद रखें कि टोटल सम ऑफ किसका? मास एंड एनर्जी। किसी भी केमिकल इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन को जब आप प्रोसीड करा रहे हैं, जब उस रिएक्शन को आप करवा रहे हैं, तो उसके अंदर मास का और एनर्जी का जो टोटल सम है वो कांस्टेंट रहेगा, याद रखना है। ठीक है, चलिए, ये तो बहुत छोटा सा था। अब देखते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या होता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसी को बेटा डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो पहले काम करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। The chemical compound always contains, बहुत सरल है, आप पढ़ते ही पढ़ते इसको याद हो जाएगा। केमिकल कंपाउंड्स अब देखो, वो केमिकल कंपाउंड आप कोई भी ले रहे हो, किसी भी तरह का हो, सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो, गैस इक्विड स्टेट में हो, तीनों चलेगा बेटा, याद रखना। ठीक है? ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट एंड देयर प्रोपोर्शन, सेम एलिमेंट एंड देयर प्रोपोर्शन। Chemical compounds always contain same element and their proportion by mass is always definite. By mass is always definite. याद रखना। एंड कांस्टेंट कर सकते हो, डेफिनेट एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट हैं, डेफिनेट हैं, कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे रेशियो में अपन ने लिया वाटर को, ठीक है? तो वाटर को बनाने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनके अंदर एक फिक्स रेशियो रहेगा। ऐसा नहीं है कि वाटर के अंदर आपने H2O लिया तो H कभी भी कितना भी हो जाए, O कभी भी कितना भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा, फिक्स रहेगा एकदम। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल H2O, एटॉमिक मास H का 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, टोटल 18 आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको करें तो कितना आ जाएगा? 2 रेशियो लगा दीजिए 16। तो क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1:8।
तो हमेशा जब जब भी आप पानी को बनाओगे, जिस जिस तरीके से बनाओगे, आप उस पानी के अंदर यही रेशियो पाओगे, कभी नहीं बदलेगा। यानी वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आपको मिलेगा, कहीं पर भी जब आप रिएक्शन करेंगे, अगर वाटर के अंदर रेशियो देखेंगे तो इतना ही मिलेगा, यानी बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। ये बच्चे कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चल हेडिंग डालेंगे लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, तो हेडिंग डालेंगे लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको मैं रफ कर रहा हूं। लिमिटेशंस देखते हैं, क्या लिमिटेशन है। नोट कर, लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या लिमिटेशन है बेटा, नोट करो। पहला लिमिटेशन है the law is not applicable if the compound is formed from different isotopes. The law is not applicable, ऐसे भी लिख सकते हो, the law is not applicable if the compound is formed from different isotopes. ठीक है, the law is not applicable, ये लॉ नहीं रहेगा। कब नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर क्या है, ठीक, अगर द लॉ ऑफ एप्लीकेबल इज नॉट एप्लीकेबल इफ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड, किससे, इफ द compound is formed by the isotopes। अभी समझाता हूँ, आइसोटोप्स अगर नहीं पता है, by the isotopes, किसके, of the element, isotopes of the elements। तो पहले तो ये देख लो कि आइसोटोप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कार्बन के आइसोटोप्स अगर आप देखेंगे तो कार्बन का, जैसे आइसोटोप्स ऑफ, एग्जाम्पल लिख लो, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। अगर आपने लिखा कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं, दो होते हैं, कार्बन 14 और कार्बन 30, कार्बन 12। कार्बन 12 कार्बन का आइसोटोप्स होता है, कार्बन 14 होता है कार्बन का आइसोटोप्स, दो होते हैं। अगर आपने इसके कंपाउंड लिखे, कंपाउंड्स लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड, एक तरफ लिखा कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक तरफ आप ले रहे हो कार्बन 14 के साथ ऑक्सीजन, एक तरफ ले रहे हो कार्बन 12 के साथ ऑक्सीजन, तो ये जो लॉ है बेटा, ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, याद रखना। अगर आपने अलग अलग आइसोटोप्स लिए हैं, एक का आइसोटोप्स आपने कुछ लिया, दूसरे का आइसोटोप्स कुछ लिया, एक का आपने कार्बन में 14 ऑक्सीजन ले लिया, मतलब कार्बन 14 के साथ ऑक्सीजन, एक में कार्बन 12 के साथ ऑक्सीजन, तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान रखना। ये लिमिटेशन है। यानी आप अगर दोनों कार्बन ले रहे हो तो एक सा आइसोटोप से ले लो, कार्बन 12 यहाँ होना चाहिए, कार्बन 12 यहाँ होना चाहिए, 12 या 14 कर लो, फिक्स आइसोटोप्स होना चाहिए। अलग अलग एलिमेंट आप बदल रहे हो तो जाहिर सी बात है रेशियो बदल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये रूल यहाँ पर नहीं लगेगा। एक और लिखें इसका एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन भी है, लिखिए, द एलिमेंट में कंबाइंड इन द सेम रेशियो
द एलिमेंट में कंबाइंड इन द सेम रेशियो बट कंपाउंड्स में बी डिफरेंट। मतलब क्या हुआ, जब आप एलिमेंट का रेशियो देखेंगे तो फिक्स होगा, लेकिन कंपाउंड का रेशियो कभी कभी बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर इथाइल एल्कोहल आपने लिया, देखिए C2H5OH, ये बेटा इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है, और ईथर का लिखा आपने CH3OCH3, ये ईथर का है। CH3OCH3 ये किसका है, ईथर का है। अब सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला देखो, कार्बन इसमें 2, हाइड्रोजन इसमें 6, 5 और 1 6, और ऑक्सीजन इसमें 1। इसमें भी कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1। सेम एटॉमिक मॉलिकुलर फॉर्मूला चल रहा है। दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, C2H6O, देख लीजिए, इसी से ये बन रहा है, इसी से ये बन रहा है। C2H6O से ये बना, C2H6O से वो बना, लेकिन आप ये तो बन गया। अब क्या है इसमें डिफरेंट, हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला एंड सेम रेशियो। तो अब आप देख लीजिए इसका सेम रेशियो कैसे पड़ेगा। C2H6O चल रहा है तो कार्बन 12 कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 रेशियो 6 रेशियो 16, ये आ जाएगा इसका। और इसमें भी कितना रहेगा, इसमें कितना रहेगा CH3OCH3 में। तो अगर आप इसको शॉर्ट कर सके तो कितना हो जाएगा, 12 3 8, डिवाइड कर दो, छोटा कर दो, 12 3 8, इसमें भी 12 3 8। अब आप देखो रेशियो सेम आ रहा है लेकिन कंपाउंड अलग अलग। चलिए क्लास ओवर।